हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इससे पहले हम देख चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम इससे पहले देख चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से अलग करेंगे। एनसीईआरटी में हालांकि कैपेसिटर्स को साथ में ही दे रखा है, लेकिन हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली तो हम इस कैपेसिटर्स को अलग से देखेंगे। तो अब मैं आपके लिए यह चैप्टर लेके आ गया हूं जिसका नाम कैपेसिटर्स है और लेक्चर नंबर 1 है और मेरा नाम तनुज बंसल है। याद है? हाँ ठीक है जी, ओके, शुक्रिया। तो ये ऐसे दिखने में ऐसे होते हैं भैया, ये कैपेसिटर्स की कुछ की शेप दिखा रखी है, दिखने में ऐसे दिखते हैं, ये काले काले से दिख रहे हैं सर, आप भी ऐसे ही दिख रहे हो। अरे ठीक है, ऐसे ही दिखते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, हमारे किस काम के हैं, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या काम है, सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं डिस्कस। तो दिल थाम के बैठिएगा, शुरुआत करते हैं। अरे क्या करना क्या आज? अरे कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, ये मेन तौर पे हमारा काम रहेगा। चलो पहले तो डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है कैपेसिटर की? व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है, या फिर हम कहें एनर्जी को स्टोर करती है। मतलब चार्ज के थ्रू ये एनर्जी को स्टोर करती है। चार्ज स्टोर करने की वजह से इसके अंदर एनर्जी आती है। मतलब मेन बात तो यह है कि ये चार्ज को स्टोर करती है। नाम सुनो, नाम क्या है इसका? कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है ना, स्टोर करने की कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी है ना, इसी को कैपेसिटर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। स्टोर करने की कैपेसिटी को, स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटर बोलेंगे। चलो जी, बोलेंगे। अब देखो, कोई भी आप एक कंडक्टर ले लो जी, कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई भी कंडक्टर, ये ले लिया भाई, एक कंडक्टर ले लिया जी, एक कंडक्टर हमने ले लिया यहां पे। दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर को हमने चार्ज किया। सभी को पता है कि कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं, वो जो चार्ज है उसका सारा कहां पे आ जाता है? सरफेस पे। किसी भी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज कहां पे आ जाता है? सरफेस पे। ये आ गया जी चार्ज। ठीक है ना, जितना मैं इसको चार्ज देता रहूंगा, जितना मैं चार्ज इसको देता रहूंगा, किसी भी कैपेसिटर को, किसी भी कंडक्टर को, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उतना ही पोटेंशियल आता जाएगा, उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बोलो रे बाबा कि भैया उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल जो है इसके चार्ज के प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज आप इसको देते जा रहे हो, जितना चार्ज देते जा रहे हो, उतना ही इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है। या फिर प्रोपोर्शनलिटी में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल है उसके अलोंग चार्ज है, पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने का वक्त आ गया है भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाने का वक्त आ गया है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है भैया, ये कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। C इज इक्वल्स टू Q बाय V, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये एक कांस्टेंट आ गया है हमारे यहां पे। ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटर, या इसको बोलो कंडक्टर या कैपेसिटर। कोई भी डिवाइस
जो चार्ज को स्टोर कर सकती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और ये उसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। इस कैपेसिटर की कितनी है, Q बाई वी, Q बाई वी, Q बाई वी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, Q बाई वी है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ इट मेजर्स, फील करो, फील करवाता हूं भाई, इट मेजर्स चार्ज स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है ना। ये मेजर करता है क्या, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, कि कितना चार्ज स्टोर हो रहा है यूनिट वोल्टेज के लिए, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है यूनिट वोल्टेज के लिए। इट मेजर्स चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज भाई कितना चार्ज यूनिट वोल्टेज के लिए स्टोर हो रहा है, यानी कि अगर हम यूनिट वोल्टेज लगाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कितना चार्ज इसके अंदर स्टोर हो रहा है, ये इसकी कैपेसिटी मेजर हो रही है, ये इसकी कैपेसिटी मेजर हो रही है भाई, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, जो आपको हमेशा याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, एक ही बात है वैसे तो, ये याद रख लो, ये याद रख लो। इस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोलते हैं, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है जी, चलो समझ गए सर, बेसिक चीज तो समझ में आ गई, और दिखते कैसे हैं ये भी समझ में आ गया, सिर्फ आगे क्या है, इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। आओ, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भैया, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके यूनिट क्या होंगे, सुनो, यूनिट्स क्या होंगे, Q बाई वी होता है, तो ये हो गया कूलम, कूलम पर यूनिट वोल्ट या कूलम पर वोल्ट, है ना, चार्ज बाय वोल्टेज है, कूलम पर वोल्ट हो गया, या फिर C बाय वी इसे कह सकते हो, ठीक है ना, मतलब कूलम, कूलम मतलब C, ठीक है ना, इसका सिंबल C हो गया और इसका सिंबल V हो गया, ठीक। और इसी को बोलते हैं फैरेड, इसी को बोलते हैं फैरेड या F बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैरेड या F बोलते हैं, जो कि इसकी SI यूनिट कहलाती है, यानी कि कूलम पर वोल्ट, कूलम पर यूनिट वोल्टेज या कूलम पर वोल्ट को ही फैरेड बोला जाता है, फैरेड बोला जाता है, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। ये SI यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की, किसकी है, कैपेसिटेंस की SI यूनिट है फैरेड, ठीक है ना, क्या है, फैरेड है, ठीक है ना, क्या है, फैरेड है भैया, इसकी SI यूनिट है फैरेड, ठीक है ना, कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैरेड है। कूलम पर वोल्ट को बोलेंगे, चार्ज किसमें, कूलम में, और वोल्टेज वोल्ट में, ठीक है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वोल्ट को जूल पर कूलम लिख सकते हो, जूल पर कूलम, वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, जूल पर कूलम। अरे इधर देखो, इसको याद करो, इसको याद करो अगर याद नहीं आ रहा। एनर्जी होती है चार्ज इनटू वोल्टेज, तो वोल्टेज हो गया एनर्जी बाय चार्ज, एनर्जी किस में होती है, जूल में, और चार्ज किस में होता है, कूलम में, तो वोल्टेज को जूल पर कूलम बोल सकते हैं। तो ये कूलम ऊपर जाएगा तो ये कूलम स्क्वायर पर यूनिट जूल, ऐसा भी बोल सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर यूनिट जूल, कूलम स्क्वायर पर यूनिट जूल ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर यूनिट जूल इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, डायमेंशंस पे आ जाओ आप, यूनिट के बाद किस पे आ जाओ, डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या है, सुनो इधर, व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशन सुनो कि भैया डायमेंशंस कैसे होंगी, सुनिएगा इधर भाई, कूलम पर वोल्ट या कूलम स्क्वायर पर जूल, इससे निकाल लो, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर यानी कि कूलम स्क्वायर, इसको करंट की फॉर्म में लिखो,
क्योंकि कूलम में भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, कूलम को लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि करंट हमारा चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज हमारे पास हो गया करंट इनटू टाइम, तो करंट का हो गया एम्पियर और टी का हो गया टाइम, तो एम्पियर इनटू टाइम हो गया चार्ज का, ठीक है ना, चार्ज का। तो डायमेंशंस क्या आएंगे भैया, देखो चार्ज का स्क्वायर पर यूनिट जूल, चार्ज यानी कि एटी का स्क्वायर पर यूनिट जूल, जूल का होता है वर्क की यूनिट या एनर्जी की यूनिट, ml2t माइनस टू, ml2t माइनस टू, याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, याद है ml2t माइनस टू, याद कर लो भाई मेरे, याद कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं याद तो मैं करवा देता हूं भैया। देखो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वर्क वाली होती है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो एनर्जी की यूनिट वर्क वाली होती है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की क्या होगी m, एक्सेलरेशन की क्या होगी l t माइनस टू, एक्सेलरेशन की क्या होगी l t माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, तो ये बन गया ml2t माइनस टू, वही लिखा हुआ। अब देखो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, m को ऊपर ले जाओ m की पावर -1, l को ऊपर ले जाओ l की पावर -2, इस t को ऊपर ले जाओ t की पावर 2, वहां पे a स्क्वायर टी स्क्वायर अलग से आ गया, a स्क्वायर टी स्क्वायर अलग से आ गया, तो इसके डायमेंशन बने m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a का स्क्वायर। ये आंसर है बेटा, ये आंसर है, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये इसके डायमेंशंस हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं, याद नहीं करना है, ये याद कर लो, ये याद करना है, ठीक है ना, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, फालतू में इतना खर्चा नहीं करना हमें। खर्चा किस बात का सर, कौन सा पैसे लग रहे हैं, अरे दिमाग तो खर्च हो रहा है, दिमाग की मेमोरी में जगह बन रही है ना, कुछ जीबी स्टोर होगा, कुछ चलो जीबी तो नहीं, कुछ केबी एमबी स्टोर होगा, तो वो भी क्यों स्टोर करना भैया, जगह बचा के रखो। ज्यादा सिस्टम को भर दिया दिमाग को तो दिमाग हैंग हो जाएगा, है ना, ज्यादा दिमाग को भर दिया तो ज्यादा दिमाग क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा भैया आपका, तो हैंग मत होने दो, हैंग मत होने दो। चलो आगे सुनो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फीयर लिया है, कंडक्टर, एक स्फीयर लिया है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको भी पता है स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चारों तरफ होती है ऐसे, ठीक है ना, चारों तरफ होती है। मान लो इसको मैंने चार्ज कर दिया Q और इसका रेडियस है R, इसकी कैपेसिटी या इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज तो पता है, क्या वोल्टेज पता है, हाँ वोल्टेज पता है, KQ/R, वोल्टेज पता है KQ/R, यस सर ये तो पता है। तो बस फिर कैपेसिटेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है भैया, Q/V, ठीक है ना, V कितना है KQ/R, KQ/R, ठीक है ना, KQ/R, तो Q से Q कट गया तो कैपेसिटेंस बन गया R/K, K होता है 1/4πε0, तो ये 4/πε0 ऊपर जाएगा तो कैपेसिटी बन गई 4πε0R, ये है कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये कैपेसिटर है स्फेरिकल, ये कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर का, कुछ मर्जी बोल लो, स्फेरिकल कंडक्टर बोल लो या फिर उसे स्फेरिकल कैपेसिटर बोल लो। उसका कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 4πε0R,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा आंसर है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक बात देखो, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो चीजों को एनालाइज करने का सब्जेक्ट है। जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तो तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये सर हमें तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन फील नहीं आएंगी चीजें। फील करने के लिए जो रिजल्ट आया है उस पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा। सर हम अगर गहन अध्ययन करेंगे तो हमारा टाइम तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उसी के लिए आपको गहन अध्ययन मैं करवाऊंगा। सुन, इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको चार्ज या वोल्टेज नाम की चीज नजर आ रही है? कहीं पे भी आपको चार्ज या वोल्टेज नाम की चीज नजर आ रही है? नहीं। यही मेन बात है यहां की, यही मेन बात है। टीबी स्पेशल पॉइंट, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, डजंट लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, बचेगा, पेज बचेगा, मतलब स्क्रीन बचेगी थोड़ी। तो चार्ज एंड वोल्टेज, ये चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। सर इसके फॉर्मूले में तो आ रही है ये चीज, इस पे डिपेंड करती है। अरे क्यों कट गया रे बाबा, कट गया, कट गया रे। कहां डिपेंड कर रहा है, कहां आ रहा है चार्ज और वोल्टेज इसमें? सर इस फॉर्मूले में तो था। सुनो, कोई भी फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट यूज होता है तो वो उस पे डिपेंड नहीं करता। याद करो, ओम्स लॉ को याद करो, याद, यादों का झरोखा, यादों का झरोखा याद करो। यादों का झरोखा ये है कि भैया ओम्स लॉ याद करो, V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस V बाय I है। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है जी, टेम्परेचर पे, नंबर डेंसिटी पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप वोल्टेज डबल कर दोगे सर तो बेटा करंट भी डबल हो जाएगा, अगर ट्रिपल कर दोगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। इन पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। डज नॉट डिपेंड, आर डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। इसी तरीके से कैपेसिटेंस भी चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। भाई ये कांस्टेंट आया था, ये कांस्टेंट आया था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद ये कांस्टेंट आया था। जो भी कभी भी किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट आता है ना, वो उन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। यह भी डिपेंड नहीं करता, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, कटेगा ही कटेगा। चार्ज फाइनल एक्सप्रेशन में आ ही नहीं सकता। कैपेसिटेंस का मतलब है कि कितना चार्ज वो पर यूनिट वोल्टेज स्टोर कर सकता है। फाइनल एक्सप्रेशन में चार्ज नहीं आएगा, ना ही वोल्टेज आएगी, कट जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। सर फिर डिपेंड किस पे करता है? ये तो आपने बोल दिया कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, फिर किस पे डिपेंड करता है वो भी बता दीजिए। आओ फिर वो भी बता देता हूं कि यार किस पे डिपेंड करता है। अब देखो आया क्या है, ध्यान से देखना। यार इसका रेडियस है, चार्ज इस पे स्फेरिकल कैपेसिटर पे है, ठीक है। ये बाहर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर तो जीरो होगी, ठीक है ना। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिर्फ बाहर बाहर के रीजन में। इसकी कैपेसिटी आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप क्या बोलोगे कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? सुनो,
कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, लिखना पड़ेगा हमें यहां पे, अच्छे से लिखना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन शेप साइज बोल लो, या फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन, शेप साइज बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन बोल लो। देखो ये आर से हमें पता चलता है कि इसका शेप साइज सब कुछ इसके आर के अंदर ही आ गया, कि इसकी शेप कितनी बड़ी है, साइज कितना बड़ा है, ये सब आर से पता चलता है। कि इसका रेडियस मतलब ज्योमेट्री, या फिर इसको बोल सकते हैं ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं इसको। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, इन द सेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उसको शेप साइज भी बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, ज्योमेट्री भी बोल सकते हो। तीनों वर्ड बताती है, एक ही चीज है ये सर, ये तो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक ही चीज है। और किस किस पे डिपेंड करता है, एंड कलर चेंज करते हैं, डिपेंड्स ऑन मीडियम, और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन से मीडियम पे, ये देखो ना, मीडियम एप्सिलॉन नॉट पता तो चल रहा है, चारपाई, क्या ये चारपाई पे डिपेंड करता है? जो आपके घर में चारपाई लगी होगी, क्या ये चारपाई पे डिपेंड करता है? अरे पागल हो क्या, चारपाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, कौन सा? वैक्यूम कहां है? इधर वाले मीडियम पे डिपेंड करता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, वो किस मीडियम में प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है। मीडियम कौन सा सर? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी उस मीडियम पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बाहर के रीजन में, उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है जहां पे कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो पे नहीं करता। चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज पे और मीडियम पे। शेप साइज का दूसरा नाम कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्री, और मीडियम कौन सा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, पास, खत्म बात। तो इन पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है भाई? यस सर, पूरे तरीके से क्लियर हो रही है, कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे आओ। फैरेड कह रहे हैं बड़ी लार्ज यूनिट है। बताऊं, प्रूव करता हूं इस बात को कि फैरेड बड़ी लंबी यूनिट है। लार्ज, लंबी नहीं। मान लो, अज्यूम करो, अज्यूम अर्थ एज अ कंडक्टर, एज अ स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ को एज अ स्फेरिकल कंडक्टर अज्यूम करो कि अगर अर्थ एक कैपेसिटर या कंडक्टर बन जाए, कैपेसिटर भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, अगर अर्थ एक कंडक्टर या कैपेसिटर बन जाए तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी? फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है ना। 3 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर डेसिमल में लिखेंगे 10⁶ आ जाएगा। तो इतना रेडियस होता है। जब इसको पुट किया गया तो ये कैपेसिटेंस आया तकरीबन 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसको बोल सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर हम एक अर्थ के जितना बड़ा स्फीयर ले लें, अर्थ के जितना एक बड़ा स्फीयर ले लें, तो उसकी कैपेसिटी भी बस इतनी सी है। अगर हम अर्थ के जितना बड़ा स्फीयर ले लें तो उसकी कैपेसिटी भी बस इतनी सी है भाई, 711 माइक्रोफैरेड, बस इतनी सी कैपेसिटी।
समझ पा रहे हो? अगर अर्थ जितना बड़ा 6400 किलोमीटर, हमारे घर में क्या यूज होगा? घर में तो बहुत छोटा कैपेसिटर यूज होगा यार, घर में तो बहुत छोटा कैपेसिटर यूज होगा, तो बेचारे उसकी कैपेसिटी तो बहुत कम होगी। अब उसकी कैपेसिटी तो बहुत कम होगी तो फिर ये यूनिट तो बहुत बड़ी यूनिट है भाई, ठीक है ना। वेरी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू इन फैरेड या वेरी स्मॉल वैल्यू, थोड़ी सी और बेशर्मी दे देते हैं इसको। अगर फैरेड में काउंट कर रहे हैं तो ये बड़ी छोटी वैल्यू है, इसीलिए फैरेड जो है वो लार्ज यूनिट है। देयरफॉर फैरेड इज अ लार्ज यूनिट, फैरेड इज अ लार्ज यूनिट। तो फिर सर क्या किया जाए अब? तो इसीलिए जो हमारे घर पे कैपेसिटर्स यूज होते हैं, हमारी डिवाइसेस में जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं, जनरली यूज्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड। जनरली ये यूज होती है। माइक्रो मीन्स 10 की पावर 6 -6, नैनो मीन्स 10 की पावर -9 और पिको मीन्स 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है ना। तो ये जनरली ये यूनिट्स यूज होती हैं जो यहां पे आपको कैपेसिटेंस में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। माइक्रो, नैनो, पिको, जनरली ये यूनिट्स यूज होती हैं क्योंकि कैपेसिटेंस जो फैरेड यूनिट है वो तो बहुत बड़ी यूनिट है। हमारे घर में जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं उनकी यूनिट्स बड़ी छोटी होती हैं, जनरली माइक्रो, नैनो के अराउंड होती हैं। ठीक जी, ओके जी, ये बात का ध्यान रखिएगा। पानी पी लेते हैं, पी ले पानी। क्या बात है। पानी पी लिया है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था तो मुझे प्यास लगनी शुरू हो चुकी थी, रहा नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि पानी पी लें। हमने पानी पी लिया। चलो भाई, आओ जी, हुण आपां गल करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आओ जी इधर ध्यान दो, हुण आपां गल करांगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। समझ पा रहे हो ना? हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी किसकी बात की थी? स्फेरिकल कैपेसिटर। अब किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, पैरेलल। ठीक, चलो सुनो। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है? पैरेलल प्लेट का मतलब है कि दो प्लेट्स आमने सामने लगा दी, दो प्लेट्स आमने सामने लगा दी, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर दिया। दो प्लेट्स आमने सामने लगा दी, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया और एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेन चीज है बेटा। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिखाई थी कहां पे है, क्योंकि मीडियम वो वाला लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। मेरे को एक बात बताओ, एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव, ठीक है ना, प्लेट है ऐसे रखी हुई है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है भाई। इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। यहां पे अगर हम C = Q/V वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पे V होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V होगा पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यहां पे दो कंडक्टर हैं, यहां पे दो कंडक्टर हैं भैया। देखो यहां पे पोटेंशियल किसका लिया था हमने, V का, मतलब इसका स्फीयर का पोटेंशियल लिया था, इसमें तो एक ही था, इसमें दो हैं। जब भी दो आएंगे कंडक्टर, जब भी एक कंडक्टर आएगा तो उसका पोटेंशियल लिखा जाएगा, जब भी दो कंडक्टर आएंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे भैया, ऐसे शो करेंगे। ध्यान दो, ध्यान दो बात पे। ये लो, ये है, सामने से देखने पे लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, समझ गए, सामने से देखने पे ये लाइन दिखाई देगी। वैसे प्लेट है, सामने से देखने पे क्या दिखाई देगी, लाइन। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पोटेंशियल V है। जो एक इधर कनेक्ट हो गया पॉजिटिव के साथ और एक इधर कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ, तो इनके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V। इन दोनों के बीच में बैटरी क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इस बैटरी ने V वोल्टेज की बैटरी लगा दी, इसका मतलब ये V वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच का। चलो अब क्या होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, इस पूरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, प्लस Q एंड माइनस Q। ये प्लस Q आ गया, इस पे माइनस Q आ गया। सबसे पहली बात सुनो, ये प्लस Q और माइनस Q आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ड्यू टू अट्रैक्शन ये चार्जेस अंदर आ जाएंगे, चार्जेस बाहर नहीं दिखाते, इसमें कहां दिखाते हैं, अंदर दिखाते हैं। अब मैं आपको करेक्ट डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, मतलब इसको दिखाएंगे ऐसे, ये जो भी चार्जेस दिखाए मैंने, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इनको अंदर दिखाया है मैंने। कहां दिखाया, अंदर दिखाया, और अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चार्जेस अंदर आ गए, प्लस Q इधर से अंदर आ गया, माइनस Q इधर से अंदर आ गया, क्योंकि अट्रैक्ट हो गए। ठीक है जी, अट्रैक्ट हो गए, क्लियर हुआ, अट्रैक्ट हो गए। दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, समझ में आया, ओके जी। अब सुनो, अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, यस सर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो कि वो कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है ना, कि वो कितनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें यहां पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले एरिया ए ऑफ द प्लेट्स, प्लेट एरिया में ए मान के चलूंगा, ये प्लेट का कुछ एरिया होगा ना, दिख रहा है एरिया, हाँ ये एरिया ए, इन प्लेट्स का एरिया मैं ए मान के चलूंगा, प्लेट एरिया बोलते हैं इसे, प्लेट एरिया, उधर वाली प्लेट का भी इधर वाली प्लेट का भी, ठीक। इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी, डी को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि इनके बीच का डिस्टेंस एज कंपेयर टू एरिया बड़ा कम है, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं, देन प्लेट्स कैन बी अज्यूम्ड, प्लेट्स कैन बी अज्यूम्ड इनफाइनाइट।
अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले लूं कि इन प्लेट्स के बीच का एरिया डिस्टेंस बड़ा कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में इन प्लेट्स का साइज ज्यादा है। वैसे साइज बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे साइज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं डिस्टेंस देखो, मेरे हाथों का साइज देखो, मैं इतना कम डिस्टेंस कर देता हूं, तो इस कम से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख पा रहे मेरे को, तो इस कम से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेरे हाथों का साइज बहुत ज्यादा है ना। इस कम से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेरे हाथों का साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस अपने हाथों को इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली क्या मान सकता हूं, इन्फिनाइट मान सकता हूं। सर इन्फिनाइट मानने की इतनी ज्यादा क्या पड़ी है आपको, क्यों मान रहे हो इन्फिनाइट, क्या फायदा हो जाएगा इन्फिनाइट मान के? बात यह है कि मुझे इन्फिनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में हमने गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट किया था। शीट मतलब प्लेट, एक ही बात है। तो उस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? बस मैं वही लगाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको इन्फिनाइट मान, आओ फिर इसको इन्फिनाइट मान लेते हैं, इसको इन्फिनाइट मान लेते हैं। तो इन्फिनाइट मान लिया जाता है, तो इन्फिनाइट मान के अब क्या करेंगे देखो जरा, फिर बना लो, यही काम रह गया, हमें तो फ्री बैठे हैं भाई, हम तो हैं, मिलने हैं सर, आप ये बार बार बनाते रहो, हम भी बनाते रहेंगे, पागल है हम तो। सुनो फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर चार्ज दिया है क्यू और इधर माइनस क्यू, तो सिग्मा मान लो और इधर क्या है माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। यहां पे 2 शीट्स है बेटा, यहां पे 2 शीट्स है, सुनो, ये पहली शीट, ये दूसरी शीट, ठीक है ना। इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है। इसकी वजह से इधर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, अंदर किसी भी पॉइंट पे, अंदर किसी भी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, ध्यान से देख लो, अंदर किसी भी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है, बन जा, मेरा एंगल दूसरा आ रहा है ना, बन नहीं रहा है, उधर ही खड़ा होता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड इसी तरफ होगी। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड उसी तरफ होती है, क्यों, नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ जाती है, तो दोनों की फील्ड ऐड हो गई, दोनों की फील्ड ऐड हो गई, कैंसिल नहीं हुई, ऐड हो गई। तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगी सिग्मा, ऐसे लिखो E1 प्लस E2 बनेगा, ऐड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसका फॉर्मूला याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्लेट्स की इनसाइड फील्ड है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स की इनसाइड फील्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। समझे, याद रखना, ये कैपेसिटर के अंदर की फील्ड है, कैपेसिटर के अंदर की फील्ड है, ये अंदर की बात है भाई। चलो अब ये पता कर लिया, अब आ जाओ सर, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस,
तो चार्ज तो हमें पता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। याद करो, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, या E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। याद आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये डिस्प्लेसमेंट होती। अगर चलो माइनस साइन नहीं भी लेना, माइनस साइन तो डायरेक्शन शो करता था, डायरेक्शन हमने देख ली है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज भी बात करें तो dv इज इक्वल्स टू ई डी आर, माइनस अगर भूल भी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस E और ये dr मतलब कितना डिस्टेंस है, dr मतलब कितना डिस्टेंस है। ठीक, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस कितना है d। ध्यान से सुनो, यहां पे डिस्टेंस कितना है d, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v। v क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, मतलब dv को ही v लिखा हुआ है यहां पे। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। भाई ध्यान से सुनो, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड E है। बट dv की जगह v लिख दिया, dr की जगह d लिख दिया, और ये बन गया v इज इक्वल्स टू E इंटू डी, v इज इक्वल्स टू E इंटू डी। करें, तो E कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये बन गया QD बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय V। मैंने आपको पहले ही बोला था कि Q कटेगा हमेशा, V की वैल्यू पुट करो, QD बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर और D रह गया नीचे, तो कैपेसिटेंस बन गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। वही चीज आगे Q से Q कटा है, वहां पे भी कटा था स्फेरिकल वाले में, यहां पे भी कटेगा, हमेशा कटेगा। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चार्ज और वोल्टेज दोनों का नामो निशान नहीं है फाइनल एक्सप्रेशन में। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, दिस इज द आंसर। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, दिस इज द आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का आंसर है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, समझे? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। यह जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। मतलब जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। मतलब प्लेट्स के बीच का गैप जितना कम हो उतना बढ़िया है, ठीक है ना। और प्लेट्स के बीच, प्लेट्स का जो एरिया है वो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसी के साथ हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये एरिया और डिस्टेंस, एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इसको क्या बोलेंगे इस चीज को, इसको क्या बोलेंगे इस चीज को, शेप साइज, कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज जो उसके लिए बोली थी। या फिर इसको बोलोगे क्या, ज्योमेट्री, या फिर इसको क्या बोलोगे, जियोमेट्री। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप साइज, ज्योमेट्री या कॉन्फ़िगरेशन।
और किस पे डिपेंड कर रहा है ये? एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट्स के बीच का मीडियम है जिस पे डिपेंड करता है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ये देखो यहां पे ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब बेसिकली इन मीडियम के बीच का रीजन है, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में प्रेजेंट है उस मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रहेगा। दो तीन फॉर्मूले अभी तक हो गए हमारे। एक तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V, बेसिक फॉर्मूला है। स्फेरिकल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और पैरेलल प्लेट के लिए A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं अभी तक हो चुके हैं। ठीक है ना? ये बेसिक फॉर्मूले अभी तक हो चुके हैं जो हमने कर लिए। ठीक, आओ सवाल। सवाल क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्लेट्स के बीच की, अभी याद करवाया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आओ देखो क्या कह रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of the distance, does not depend upon the distance between the plates। ये रहा आंसर। डिस्टेंस कहीं आ ही नहीं रहा, किसी भी चीज से डिस्टेंस यहां पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे। डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के बीच की है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगला सवाल पढ़ लो, फिर कहोगे जल्दी करवा दिया सर ने। पढ़ लो पहले, है ना? मेरी हाइट बीच में आड़े नहीं आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन बहुत ऊपर है। अरे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है। अरे क्वेश्चन कहाँ है सर? अब बीच में आ रहा है सर। क्वेश्चन कहाँ है? ऊपर देखना पड़ रहा था। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन। कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है। कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत। ठीक है? कह रहे हैं कि टाइप ऑफ मेटल यूज, द थिकनेस ऑफ प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कह रहे हैं कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ठीक है? पहला टाइप ऑफ मेटल यूज्ड। कह रहे ये जो मेटल प्लेट या कंडक्टर यूज की गए हैं, भाई ये दो प्लेट्स है ना, थोड़ी मोटी बना दो, थोड़ी मोटी बना दी, ठीक है ना, जानबूझ के। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है? कह रहे ये कौन सा मेटल यूज हुआ है? कौन सा मेटल यूज हुआ है पता नहीं, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। थिकनेस ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की थिकनेस नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ये प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, V पे डिपेंड ही नहीं करता। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हाँ। बस यही आंसर है। समझ में आया? कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडक्टर की थिकनेस क्या है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है प्लेट्स के बीच की सेपरेशन से। वही लिखा है मैंने। अभी आपने इसमें नाम पढ़ा होगा कंडेंसर। आम भाषा में, लोकल भाषा में, अगर मान लो कि आपके घर में किसी फैन में या एसी में कैपेसिटर या कंडेंसर खराब हो गया, तो वो उसको आपको बोलेंगे कि भैया हमें बाजार से कंडेंसर ला के दो।
आम भाषा में कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं। आम भाषा में कैपेसिटर को कंडेंसर बोलते हैं। सर कंडेंसर वर्ड आया कहां से, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई वो सिर्फ इतने इतने रीजन में होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने से डी वाले रीजन में होती है और डी बड़ा छोटा होता है ना। डी एज कंपेयर टू एरिया अभी बताया था मैंने, काफी छोटा होता है। छोटे छोटे कैपेसिटर तो होते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बड़े छोटे रीजन में कंडेंस होती है। मतलब कंडेंस मतलब उस छोटे से रीजन में ही कन्फाइंड होकर रह जाती है। बड़े छोटे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडेंस होकर रह जाती है, सिकुड़ के रह जाती है, मुरझा के रह जाती है उस छोटे से रीजन में। होती अच्छी है लेकिन छोटे से रीजन में होती है, तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंडेंस्ड इनसाइड अ वेरी स्मॉल रीजन। इनसाइड अ वेरी स्मॉल रीजन, ये बहुत स्मॉल रीजन में होता है। Therefore, it is also called a condenser। इसीलिए इसको कंडेंसर भी बोला जाता है, इसीलिए इसको कंडेंसर भी बोला जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो कहीं पे कंडेंसर लिखा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर तो घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया, बस नाम बताना मेरा मकसद था, ठीक है ना। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। चलो अगला सवाल। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 15 माइक्रोफैरड when the distance between the plates is 6 centimeter. If the distance between the plates is reduced to 2 centimeter, then the capacity of the parallel plate condenser will be। पॉज करो, सॉल्व करो। क्या कह रहे हैं कि भैया पैरेलल प्लेट कंडेंसर की जो कैपेसिटी है वो 15 माइक्रोफैरड है। कितनी है? 15 माइक्रोफैरड, जब उनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैपेसिटेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है ना। तो C1 बाई C2 अगर आप करोगे तो D2 बाई D1 आएगा, C1 बाई C2 तो D2 बाई D1 आएगा। C2 से मुझे SV2 की याद आ जाती है भाई। हाँ SV2 एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था 4-5 साल पहले की बात है, तो वहां पे मैं बार बार C2 बोल रहा था, C2 C2 C2, तो लोगों को सुनाई दे रहा था SV2 SV2 SV2, क्योंकि उनका ध्यान SV2 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 में था। मैं बोल रहा था C2 C2 C2, वो बोल रहे थे SV2 SV2 SV2। ये बाबू सोना SV2 ये सब बर्बाद बातें हैं, इधर ध्यान दो। हाँ सुन लो, C2 C1 बाई C2 D2 बाई D1, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस 6 था तब कैपेसिटेंस 15 था। पहला तरीका क्या है? मेथड 1। मेथड 1 है कि बच्चों की तरह सॉल्व करो, बच्चों की तरह सॉल्व करो, नॉर्मल जिंदगी। C1 है 15 माइक्रोफैरड, डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, दूसरा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और दूसरा कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों की तरह सॉल्व करो। C1 बाई C2 D2 बाई D1, C1 बाई C2 D2 बाई D1। C2 आ गया 15 इंटू 3 45, खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग। टीबी स्पेशल मेंटोस जिंदगी दिमाग की बत्ती जला दे। दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी सुनो। डिस्टेंस 6 से 2 हो गया, डिस्टेंस जो है वो 6 से कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब अगर पहले डिस्टेंस d था तो ये d बाई 3 हो गया कि नहीं हो गया? d से d बाई 3 हो गया। कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, ठीक है ना। अब जो नया कैपेसिटेंस होगा C डैश बोल देता हूं, उसमें d बाई 3 आएगा, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा। भाई एक बात सोचो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस 1/3 रह गया तो कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो जाएगा।
मतलब 15 × 3 कितना, 45। भाई ध्यान से सोचो, दिमाग से। मैं बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन कर सकता हूं, बिना पेन उठाए। ये सवाल हो गया, बिना पेन उठाए। डिस्टेंस 1/3 रह गया, कैपेसिटेंस 3 गुना हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बस बात खत्म। सर इतना ही करना था क्या? बिल्कुल यार, इतना ही करना था। आगे सुनो। कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरिया, अगर बैटरिया कनेक्टेड है तो क्या होगा? ठीक है ना, एक कैपेसिटर यहां पे बना दिया है, इसके साथ में बैटरिया कनेक्टेड है। V कैपेसिटेंस कितना है इसका, C। आपसे पूछा जाए चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, आपसे पूछा जाए चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, आप क्या बोलोगे? Q। और Q किसके बराबर होता है बेटा? CV के। C होता है Q बाय V, C होता है Q बाय V, तो Q क्या हो गया? CV। Q क्या हो गया? CV। हालांकि अगर आपको बोला जाए नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। बोलने को हम बोलते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू CV, लेकिन अगर नेट चार्ज बोला जाए, नेट चार्ज इनसाइड कैपेसिटर, तो वो होगा Q माइनस Q, 0। वैसे जनरल भाषा में चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू CV होगा, लेकिन नेट चार्ज अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 0 बोलो। ठीक है जी, नेट चार्ज, क्योंकि Q भी है माइनस Q भी है, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है ना। इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा बोल दो, पूरा लिख दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जनरली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, सिंबल दिखाया कैसे जाता है, वो ऐसे आता है। जनरली ऐसा सिंबल होता है। बनाते तो ऐसे बना देते हैं, जनरली सीधी सीधी लाइन बना देते हैं, दो सीधी इक्वल लाइंस बनाते हैं। एक बड़ी एक छोटी बना दोगे तो बैटरी बन जाती है। दोनों एक जैसी बनाओगे, दोनों एक जैसी बनाओगे तो कैपेसिटर हो गया। अब वहां पे स्केल लेके देख, चेक मत करने लग जाना सर बराबर बनी है कि नहीं बनी। अपने मारूंगा भाई, अपने मारूंगा मैं। मच्छर था, मच्छर। हाँ। तो वैसे सिंबल ऐसा होता है, लेकिन जनरली ऐसा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ऐसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसे। ठीक है जी, चलो। नेट चार्ज इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 0 हो गया, चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर CV हो गया, और सिंबल यहां पे सामने दिख गया, आपको दिख ही रहा है। चलो सवाल पे आ जाओ। एक सवाल करते हैं। कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इक्वल्स टू 0.04 millimeter is connected to 3-volt battery, is connected to 3-volt battery. Find capacitance, दूसरा चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर।
कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.04 mm is connected to 3 volt battery. Find capacitance and charge stored on the capacitor. बेहद आसान। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूं कि सिर्फ आपको यूनिट्स का ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत की बात। यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखें। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें। 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस 0.04 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.04 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या फिर 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक, चलो अब सुनो कैपेसिटेंस क्या होगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए कितना है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये क्या है 4 इंटू 10 की पावर -5। जो कट रहा है काट दो, कट गया, ये 10 की पावर 1 ऊपर चली जाएगी तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -4 तो है ही और 10 की पावर 5 ऊपर चली गई तो ये बन जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -11 फैरेड, -11 फैरेड। समझ गए, ये आंसर है। या फिर ऐसा नहीं लिखना तो इसको लिख लो 88.5 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। सर ऐसा क्यों लिखा, इसको मैं लिख दूंगा 88.5 पिको फैरेड, पिको फैरेड, पिको है ना, 10 की पावर -12 मतलब पिको फैरेड आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, पिको फैरेड बोल दिया इसको। दैट कैपेसिटेंस इज पिको फैरेड, पिको फैरेड में लिख दिया। अब इस पे चार्ज निकालना है, चार्ज होगा सीवी, 88.5 है और इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है भाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है जी, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 88 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन बनेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, 265.5 पिको कूलम। बहुत कम चार्ज है, पिको कूलम, पिको कूलम है ना, कूलम में भी पिको बनेगा ना क्योंकि पिको यूज किया हमने। क्लियर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचती भैया, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचती, एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बचती भाई। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया, बिल्कुल कमाल हो गया। आइए फिर पानी पीते हैं। आइए, चलो आ जाओ आगे। फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे? तो क्या ये प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगी? करेंगी, करेंगी। तो इन प्लेट्स में अगर अट्रैक्शन होगा तो वो कितना होगा? आइए बात करते हैं। बना दिया, बना दिया सर। एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज है, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस वाली प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, हालांकि हमने फिक्स करके रखी होंगी तो
आपस में जुड़ तो नहीं पाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने फिक्स कर रखे हैं, लेकिन फिर भी फोर्स तो इनके बीच में लगेगा ना, कितना लगेगा वो निकालना है। फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं 1 की वजह से इस प्लेट को 1 का नाम दे देता हूं, इसको 2 का नाम दे देता हूं। मैं 1 की वजह से 2 पे फोर्स निकालूंगा या 2 की वजह से 1 पे फोर्स निकालूं, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में जब मैं लिखूंगा तो चार्ज 2 का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की आएगी। भाई एक बात सुनो, पहले ध्यान से इस बात को समझना, बात एक ही है, दोनों फोर्स बराबर ही होंगे, ठीक है ना। जब मैं 2 पे फोर्स देखूंगा तो 2 पे फोर्स कौन लगाएगा? 1 लगाएगा। 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि 2 पे चार्ज है। कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई, Q इंटू ई लगता है। ई बाहर वाली होती है, चार्ज खुद का होता है। तो 2 पे जब मैं फोर्स देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की होगी, चार्ज 2 का होगा। सिमिलरली उसमें उल्टा होगा। तो यहां पे 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। याद करो, अगर एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थी, या 2 की वजह से भी थी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी, वो नहीं लेनी, वो नहीं लेनी। देखो 2 की अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से तो 2 अपने ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा ना। कोई भी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कोई भी चार्ज अपनी ही फील्ड की वजह से अपने ही ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो फील्ड दूसरे की, फोर्स खुद पे। समझ में आया? या फील्ड खुद की, फोर्स दूसरे पे। तो फील्ड किसकी लेंगे? 1 की, फोर्स किस पे? 2 पे। तो F21 इक्वल्स टू Q2 इंटू E1। Q2 कितना है? माइनस Q, यह Q2 है, यह Q1, Q2 है माइनस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को लिखो चार्ज बाय एरिया, समझ पा रहे हो? बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। माइनस Q स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स है। F21 और F12 दोनों बराबर ही आएंगे, करके देखने की जरूरत नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये समझ लो, नेगेटिव साइन मींस भाई एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अट्रैक्टिव होंगे। नेगेटिव साइंस मींस अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। ये किस पे है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये किस पे है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है जी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब है। चलो बहुत बढ़िया, इसको अभी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अभी एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई क्या सर अभी लिखना बाकी है? हाँ लिखना अभी बाकी है, आओ लिखते हैं। हमें पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, हमें पता है कि सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो फोर्स, अब F21 F12 नहीं लिख रहा मैं, अब सिर्फ F लिख रहा हूं इसे, ठीक है ना, इसको F बोल देता हूं, F बोल दो इसे। चलो तो F जो है अब सिग्मा होगा, सॉरी चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज होता है, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया।
चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है जी, चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया। तो ये बन गया माइनस सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। एरिया खत्म, एरिया खत्म, ठीक है ना। तो माइनस सिग्मा स्क्वायर एरिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी याद रख सकते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखना है, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखना है। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हर जगह नेगेटिव साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना, फालतू में क्या खर्चा करना। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सिर्फ, तो सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ध्यान में रखना भाई ये बात। सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसमें एरिया नीचे है, याद रखने का तरीका सुनो। क्यू स्क्वायर अगर लिख रहे हो तो एरिया नीचे, सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हो तो एरिया ऊपर। क्यू स्क्वायर अगर लिख रहे हो तो एरिया नीचे, सिग्मा स्क्वायर अगर लिख रहे हो तो एरिया ऊपर। याद रखना, ठीक, यस सर, याद रहेगा। ओके, ये तो हो गया फोर्स। क्यू स्क्वायर, अब मैं माइनस माइनस नहीं लिख रहा, सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हो तो एरिया ऊपर, अभी बताया था ना। सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हो तो एरिया ऊपर, चार्ज लिख रहे हो तो एरिया नीचे, ये याद रखने का तरीका है मेरा। अब बात करेंगे प्रेशर, P लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। भाई फोर्स लग रहा है तो इन पे प्रेशर भी लगेगा, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, बस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो भाई। ये लिखा सिग्मा स्क्वायर एरिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो ये बात भी समझ में आ गई कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, अभी मैं बना के दिखाता हूं। फॉर्मूले को अलग फॉर्म में लिखने का शौक है मेरे को भाई। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो कह रहे सर ये ऐसे लिखा हुआ हमें पसंद नहीं है जी, हमें और आसान बताओ। कैसे बता दूं भाई, जब होगा तो बताऊंगा ना। सर है क्या? हाँ है ना, एक और फॉर्मूला सुनो, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, देखना जरा। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख सकते, ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई बोलते हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई बोलते हैं। तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन गया। ये भी फॉर्मूला है, ऑलरेडी टोल्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का बता चुका हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैंने उस टाइम बोला था कि डिराइव करेंगे कैपेसिटर्स में, मैंने बोला था। डेरिवेशन कहां पे आती है ऑलरेडी बता चुका हूं, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उस टाइम भी बोला था कि कैपेसिटर में डिराइव करेंगे, आज वो वक्त आ चुका है। जो लोग इस वीडियो को, उस वीडियो को भले ही ना देखा हो आपने, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली मेरी ये वीडियो नहीं देखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन तो यहीं पे करिए, उस टाइम तो सिर्फ बताया था, तो आपको उसमें जाने की जरूरत
नहीं है, डेरिवेशन ये रही सामने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द आंसर फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये भी है। ठीक है जी। फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, नेगेटिव साइन लगाना हो लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, नेगेटिव का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। ये रहा फोर्स का, ये रहे प्रेशर के, चार फॉर्मूले याद करने, चार फॉर्मूले याद करने, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रेशर का फॉर्मूला एरिया से डिवाइड कर दिया, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भैया ये फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको एरिया से डिवाइड करना, अपने आप आ गया आंसर। यस सर, यस सर, यस सर, पता लग गया सर, पता लग गया सर, समझ में आ गया सर, आ गया हो फिर। ये क्या है? अरे 2018 में ये सवाल आया था, सर आपकी हाइट बीच में आ रही है, आपकी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, यहां बैठ जाऊं क्या यार? अरे यार अब सही है, अब सही है यार, है सही है, आ रहा हूं, देखो इधर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C having a charge Q and area A is independent of distance between the plates, linearly proportional to the distance between the plates, proportional to the square root of the distance between the plates, inversely proportional to the distance between the plates। सर क्या है ये? 2018 नीट में सवाल आया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मैं क्वेश्चन में, कौन सा फॉर्मूला लिखना है ये सुन लो पहले, चार्ज दिया, एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आ रहा है क्या, डिस्टेंस आ रहा है क्या? नहीं, खत्म, 10 सेकंड का सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, बताओ। और आप सोच रहे हो कि हम याद नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं, साफ साफ बता रहा हूं, याद नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, करना पड़ेगा रिवीजन, मेरे पढ़ाने के बाद भी रिवीजन करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आओ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ये कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक, ये कैपेसिटर V वोल्ट का है, C इसका कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, V वोल्ट का है, C इसका कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ये पूछा गया है। एनर्जी स्टोर्ड वाला टॉपिक, अब देखो यहां पे V वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, इस कैपेसिटेंस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ये पता करना है। अब ये बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज सप्लाई करेगी, ये बैटरी इसको क्या करेगी, चार्ज सप्लाई करेगी, इधर से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, इधर से नेगेटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, ऐसे समझो, समझ पा रहे हो कि इधर से प्लस चार्ज सप्लाई हो रहा है, इधर से माइनस चार्ज सप्लाई हो रहा है, ठीक। मान लो कि कुछ टाइम बीत चुका है, सपोज कर लो कि टोटल चार्ज टू बी स्टोर्ड, टोटल चार्ज टू बी स्टोर्ड वो कैपिटल क्यू है, चार्ज स्टोर्ड टिल नाउ, चार्ज स्टोर्ड टिल नाउ वो स्मॉल क्यू है, अभी तक स्मॉल क्यू चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, मतलब इस पे स्मॉल क्यू हो गया, इस पे माइनस स्मॉल क्यू, ठीक, इस पे स्मॉल क्यू हो गया, इस पे स्मॉल क्यू, इस पे माइनस स्मॉल क्यू, अभी तक स्टोर हो चुका है, अभी तक स्टोर हो चुका है, ठीक है ना, चार्ज स्टोर नाउ टिल नाउ, ठीक है ना, चार्ज स्टोर्ड इन अदर टाइम dt
और dt टाइम बीत चुका, अभी तक जो हो चुका और थोड़ा सा समय बीत चुका है, इसमें और थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा इस पे, और थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा इस पे, और थोड़ा सा। अभी तक कितना चार्ज आ चुका है भाई, टोटल कितना करना है सुन लो, कैपिटल क्यू। अभी तक कितना हो चुका है, स्मॉल क्यू। थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, इधर से डी क्यू और लाना है, इधर से माइनस डी क्यू और लाना है, थोड़ा और स्टोर करना है। हमारा लालच बढ़ता चला जा रहा है, जितना इस पे चार्ज स्टोर करते चले जाएंगे उतनी इसके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जितना इसके अंदर चार्ज स्टोर करते चले जाएंगे उतनी इसके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी भैया, जितना इस पे चार्ज स्टोर्ड उतनी इसके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? आ गई सर समझ में? ठीक है, चार्ज स्टोरेज बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई इसके अंदर, एनर्जी बढ़ गई इसके अंदर। तो अब वो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, डी यू क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी, स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी। आपको याद होगा फॉर्मूला, यादों के झरोके से, तो डी यू लिखेंगे डी क्यू इंटू वी, छोटा सा इंक्रीज एनर्जी में इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज इंटू वोल्टेज, छोटा सा चार्ज इंटू वोल्टेज। हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, सॉरी Q बाय V होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है। ये तो पूरा चार्ज है, क्या अभी तक पूरा चार्ज स्टोर हुआ है? नहीं, अभी तक कितना हुआ, Q, डी क्यू और करना है, छोटा Q अभी तक स्टोर हो चुका है, डी क्यू और करना है। तो अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो चुका है, V है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस टिल नाउ इनसाइड कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर अभी तक कितना है, स्मॉल क्यू बाई सी। पोटेंशियल का फॉर्मूला था क्यू बाई सी, यहां पे आएगा स्मॉल क्यू बाई सी। अभी तक जो आ चुका, अभी तक जो आ चुका, तो यहां पे आएगा हमारे पास डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। ठीक, बस अब इंटीग्रेट कर दो, पूरी एनर्जी निकालनी है, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू बाई सी, 1 बाई सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, लिमिट पूरा चार्ज स्टोर करने की लिमिट 0 से कैपिटल क्यू, तो 1 बाई सी क्यू डी क्यू का आंसर क्यू स्क्वायर बाई 2 बनेगा, इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 बनेगा, लिमिट होगी 0 से कैपिटल क्यू, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, आंसर होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c भाई, आंसर होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? क्यू स्क्वायर बाई 2c आंसर है, खत्म, खत्म। समझ में आया? क्यू स्क्वायर बाई 2c, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो ध्यान से सुनो, पूरा चार्ज कितना स्टोर करना है, कैपिटल क्यू। धीरे धीरे ये बैटरी इस पे चार्ज स्टोर कर रही है, इधर कर रही है प्लस, इधर कर रही है माइनस, क्यू और माइनस क्यू। अभी तक स्टोर हो चुका है छोटा क्यू और उधर माइनस छोटा क्यू, अभी थोड़ा सा और करना है, डी क्यू इधर से माइनस डी क्यू इधर से। तो अभी तक इस पे इतना चार्ज क्यू चला जा चुका है, डी क्यू और करना है, तो डी क्यू और करने से थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो ये स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी है, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी होगा, ठीक है ना। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। वोल्टेज अभी तक कितनी डेवलप हो चुकी है, क्यू बाई सी, वो रख दी हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, बात खत्म। ये डेरिवेशन है इसकी, ये डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की, पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए भैया। किसी के स्टेट बोर्ड में ये काट दी गई होगी, किसी के स्टेट बोर्ड में आ रही होगी, आप अपने हिसाब से सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c है, लेकिन पता सबको होनी चाहिए।
भले ही काट दी गई हो, लेकिन भैया अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो Q स्क्वायर बाय 2C, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, P वोल्टेज है, इसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है, जो एनर्जी स्टोर हुई है वो है Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर हुई है वो है Q स्क्वायर बाय 2C। तो Q को आप लिख सकते हो CV, Q को लिख सकते हो आप CV, तो CV स्क्वायर बाय 2C, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, C से C कैंसिल हो गया, तो एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर। देख लो जरा, एक C से एक C कैंसिल हो गया, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी बनी। किसी को हो सकता है इससे भी प्रॉब्लम हो, वो कहेगा सर मैं तो ऐसे याद नहीं करूंगा, तो बेटा ऐसे याद कर सकते हो क्या? वो कहेगा नहीं, तो बेटा CV को Q लिख दूं क्या? CV को Q लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो सर। तो हाफ QV की फॉर्म में याद कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। बस तीनों फॉर्मूले इसी के हैं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। यादों के झरोके से ऐसे फॉर्मूले आपको पावर के देखने को मिले थे। याद, यादों, यादों से सीखेंगे, यादें, पुरानी यादें याद करो। पावर के फॉर्मूले I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R एंड V इंटू I, याद है? पुरानी यादें, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R, V इंटू I, वही चीज लिखी हुई है, वैसा सही है कुछ, बस 2 आ गया इसमें नीचे। यादें, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में, ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में, ये चार्ज और वोल्टेज की फॉर्म में, याद रखना भाई। आगे आओ। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C हैज बीन रेज्ड टू पोटेंशियल V इज गिवन बाय, फॉर्मूला पूछा हुआ है, बताओ यार। हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, खत्म, ठीक है जी। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटी दी हुई है, 50 वोल्ट बैटरी है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। डिस्कशन एट एंड ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो भी होमवर्क का डिस्कशन होगा, जो भी होमवर्क मिलेगा, चाहे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर के एंड में होगा, शुरू में नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में डिस्कशन होगा, जो भी होगा, ठीक जी। आओ, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को लिखा जाता है बेटा छोटे यू से, छोटा यू। एनर्जी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय वॉल्यूम, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी। तो ये होगी क्या, आओ डिराइव करते हैं, आओ डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो इसको समझो कि ये जो प्लेट है इसका एरिया A है। पहले तो वॉल्यूम का मतलब समझो, इसके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो ये प्लेट्स हैं ऐसी, और इनके बीच का डिस्टेंस D है, समझ रहे हो? इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो ये क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर है, ये क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम जो होगा, यहां पे वॉल्यूम, मैं इसको वोल्टेज से मिक्स नहीं करना चाहता, तो इसको वो VOL लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्योंकि मिक्स हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए वोल्टेज को V से लिखेंगे, वॉल्यूम को VOL से लिखेंगे, है ना। तो वो एरिया इंटू डिस्टेंस होगा,
भाई ये डिस्टेंस है d और ये प्लेट एरिया क्या है a, तो एरिया इंटू डिस्टेंस ये वॉल्यूम हो गया। ठीक जी, यस सर। डिराइव करते हैं, कोई फॉर्मूला अगर बनेगा तो उसको देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ CV स्क्वायर, देखो यहां पे वोल्टेज आ गई ना, अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। चलो पुट करो, C की वैल्यू पुट करो, हाफ C कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऊपर क्या है V स्क्वायर और नीचे क्या है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया एरिया कट गया तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो dV बाई डी आर होती है V बाई डी, या पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, अभी अभी इस चैप्टर के अंदर बताया था। V बाई डी या पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, ठीक है जी, ओके। तो ये बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है और सेम आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड अ कैपेसिटर। कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। समझ में आ गया, ओके। यूनिट्स, जैसा कि एनर्जी होती है जूल में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, खत्म। ठीक है जी, और सेम फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला, अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे आओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is, क्या क्या दे रखा है देख लो एक बार। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E, एरिया दे रखा है A, डिस्टेंस दे रखा है D। इसी की फॉर्म में फॉर्मूला बताना है एनर्जी का। सर एनर्जी डेंसिटी तो नहीं पूछी, लेकिन एनर्जी पूछी है, एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछी, एनर्जी पूछी है। एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। लेकिन सर हाफ CV स्क्वायर वाला या Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ QV वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वाले फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो दिमाग चलाओ, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये 3 बार समझ लो, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है 2012, 11, 8। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। तो एनर्जी हो गया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू डिस्टेंस, खत्म। कहां है आंसर, ये रहा, बस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, खत्म, क्वेश्चन खत्म, खल्लास। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आगे जो भी करेंगे हम, एक बार बस एक चीज आपको बता देता हूं मैं, कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है वो उस रीजन में होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आई है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो इस बात से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर in the form of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर होती है भाई। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है। एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि उस रीजन में एनर्जी स्टोर होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मीडियम भी उसी रीजन का लिया जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। एनर्जी भी उसी रीजन में स्टोर होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो आज हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट देखा था उसमें यह लिखा नहीं था, तो मुझे था कि शायद आज ना हो पाए, लेकिन आज हो गया है। तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, यह भी हमने कर लिया है। मुबारक हो। बाकी चीजें करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। होमवर्क का जो भी एक क्वेश्चन आज हमने लिया है वो नेक्स्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं भाई। बाय 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 बाय।